जैसे कि मैंने कहा था, आज से हम इंडियन पॉलिटी के रिवीजन क्लास को स्टार्ट करेंगे एपीएससी 2026 के लिए। जुलाई में एग्ज़ाम है, तो हम शुरू करते हैं। सो इंडियन पॉलिटी पार्ट 1, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो हमें इजीली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिला, 200 साल हमने गुलामी किया, उसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला। और जो भी रूल्स ब्रिटिश ने इंडिया में किया, उसके आधार पर भी हमने बहुत कुछ सीखा है। सो इंट्रोडक्शन के हिसाब से हम बोलेंगे, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द गिफ्ट ऑफ एनी सिंगल इंडिविजुअल और इवेंट। कोई सिंगल इंडिविजुअल या इवेंट्स की वजह से नहीं मिला हमको। देयर द स्ट्रगलिंग और रिवोल्यूशन स्पेनिंग ऑफ नियरली 200 ईयर्स। 200 साल की जो जद्दोजहद थी, इवोल्यूशन थी, उसके वजह से हमको ये मिला है। The British rule in India introduced a series of acts which laid foundation of the modern governance. ब्रिटिश के रूल्स में जितने भी एक्ट्स थे, जिस तरह से उन्होंने रूल किया, यही हमारे न्यू इंडिया का फाउंडेशन में हेल्प कर रहा था। नेक्स्ट, द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट कंसीडर द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पहला एक्ट था 1935, वही बेस था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने का। ओके, क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें टाइमलाइन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, 1773 द रेगुलेटिंग एक्ट जो कहता है कि फर्स्ट लेजिस्लेटिव एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, रेगुलेटिंग द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यही एक्ट है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अब मनमानी करने से रोक रहा था, क्योंकि ये क्राउन के पास धीरे धीरे जा रहा था। ओके, नेक्स्ट 1784 पिट्स एक्ट 1784, जहाँ पे इंट्रोड्यूस डुअल सिस्टम ऑफ द कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन एंड कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स इन इंडिया। अब दो कंट्रोल में इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलेगा। पहला कंट्रोल रहेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक बोर्ड रहेगा जो यहाँ के कंट्रोल को हैंडल करेंगे, और कोड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया में बैठेंगे, जो यहाँ से वहाँ पर रिपोर्ट वगैरह और ऑर्डर्स को लागू करेंगे। 1833 चार्टर एक्ट 1833 एंडेड द कंपनी रूल ट्रेड मोनोपोली। कंपनी का जो मोनोपोली ट्रेड था वो एंड हो गया, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब कंपनी का मोनोपोली का मतलब यह है, जो पहले जो कंपनी अकेला इंडिया में राज कर रहा था, उसका पूरी तरह से जो मोनोपोली है वो खत्म हो गया, और वो सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन भी चला गया। ठीक है, आप इंडिया का जो बिहार, उड़ीसा और बंगाल का जो प्रोविंस था वो हट के अब सेंट्रल में चला गया। अब पूरा इंडिया में वो लागू हो रहा है। वो भी कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा हो रहा है। पहले से ही हम समझ रहे थे कि 1784 से लागू हो गया था। नेक्स्ट 1853 चार्टर एक्ट 1853 इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ चुका है। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। यहाँ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया इस एक्ट में, और एक ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम एट द सेंट्रल लेवल। नेक्स्ट आता है क्या? 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जहाँ पे एंड ऑफ कंपनी रूल, जहाँ पे कंपनी रूल खत्म होता है, बिकॉज 1857 में रिवोल्ट हुआ था, सिपाही रिवोल्ट हुआ था, मंगल पांडे वगैरह जो हिस्ट्री में है आप पढ़ लेना। उसके वजह से क्वीन ने क्या किया? पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। पावर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया एंड वाइसरॉय सिस्टम। ओके, नाउ इंडिया में एक नया पोस्ट लागू किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइसरॉय सिस्टम लागू कर दिया गया। पहले गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, फिर गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, नेक्स्ट सेक्रेटरी एंड नेक्स्ट वाइसरॉय। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 री इंट्रोड्यूस लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट 1773, नेक्स्ट उसी को फिर से लागू कर दिया गया बस सेंट्रल लेवल में, एंड पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इनडायरेक्ट इलेक्शन
इंट्रोड्यूस। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन होना शुरू हुआ इंडिया में। इंक्रीज नंबर ऑफ मेंबर्स इन काउंसिल्स, मेंबर ऑफ काउंसिल में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मॉडलिंग इनटू रिफॉर्म्स, जहाँ पे एक डिमांड मुस्लिम की तरफ से भी आया था और इन्होंने उसको लागू किया ताकि मुस्लिम्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। So separate electorate introduced for Muslims and increase Indian representation. Okay. Now next आएगा 1919. The Government of India Act 1919 में क्या हुआ था? मोंटेगो चेलफोर्ड रिफॉर्म, जहाँ पे डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया इन प्रोविंस में और बाई कैमरलिज्म एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर में 2 सदन होंगे और डायरकी प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट आता है हमारा जो रेवोल्यूशनरी एक्ट 1935, द इंडियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर की डिमांड के लिए ये एक्ट लागू हुआ था एंड डायरकी एट द सेंटर। ठीक है, अब डायरकी स्टेट में था, अब उसको स्टेट में मतलब प्रोविंस में था, पहले उसको प्रोविंस छोटा छोटा टुकड़ा करके रखा गया था, उसको प्रोविंस कहते थे। अब डिमांड था 1935 का जो डायरकी है तो सेंटर में होना चाहिए। ओके, हायरकी नहीं चाहिए, डायरकी चाहिए, बेसिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप और एक डिमांड था, आप इंडिया को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये जो पॉइंट्स है ये गवर्न करता है 1935 की इंपॉर्टेंस को। ओके, थर्ड की पॉइंट जो एक्ट्स है वो कौन से ईयर में है, उनका फीचर्स क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नर ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। और नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द ब्रिटिश कंट्रोल। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द ब्रिटिश कंट्रोल। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और एक सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट मतलब जो सजा दे सकता है, सिंपल कोर्ट में लाया जाए सजा दे। इनडायरेक्टली इसको क्वीन रूल कहा जाता है। ओके, जो कंपनी ने लागू किया था। नेक्स्ट, क्विट इंडिया एक्ट 1784, डुअल कंट्रोल सिस्टम। आप डुअल कंट्रोल चाहिए, मोर कंट्रोल ओवर कंपनी। ओके, चार्टर एक्ट 1833, सेंट्रलाइजेशन एंड ऑफ द ट्रेड मोनोपोली। चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ, कंपनी का मोनोपोली खत्म हुआ, ऑलरेडी डिस्कस, और सेंट्रल का मोनोपोली शुरू हुआ। सिंपल बात है, सेंट्रल का मतलब क्वीन का जो इनडायरेक्ट इंटरेस्ट था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैंडल करना शुरू कर दिए थे। ओके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इंडिया में भेजा गया था और एक काउंसिल बना गया था कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो डायरेक्शन देंगे। एक्सटेंड दी सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, एम क्या था, सेंट्रल अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करना, पावरफुल करना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जहां पे पावर ट्रांसफर टू क्राउन डायरेक्टली, कंपनी से पावर क्राउन के पास चला गया। देखो, कब्जा करते 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 आप डायरेक्टली क्राउन के पास, पहले कंपनी आया, धीरे धीरे उन्होंने सिस्टम बनाया, सिस्टम बना के जब पूरा का पूरा कंट्रोल आ गया हाथ में, अब क्वीन ने कहा अब मैं यहाँ पर उतर सकती हूँ, पूरा ट्रांसफर हो गया क्राउन के ऊपर। अब ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट हुआ, सिपाही में रिवोल्ट हुआ, मंगल पांडे मेंशन। सो जब देखा कि अब मुझे पूरी तरह सेना को उतारना पड़ेगा, आई नीड टू टेक ओवर, क्वीन ने यहाँ पे पावर को चेंज कर लिया। एंड ऑफ द कंपनी रूल, कंपनी के जितने भी पहले रूल्स थे वो सब खत्म हो गया, अब क्वीन के रूल्स लागू होना शुरू हो जाएंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, अब देखो इनके बीच बहुत सारे रिवोल्ट हुए, इंडिया से शुरू हुआ, क्रांति शुरू हुआ, फिर बहुत सारे डिमांड शुरू हुए कि इंडिया को अपना मोनोपोली चाहिए, इंडिया को अपना इंपोर्टेंस चाहिए। सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट लागू कर दिया गया, किस लिए, मुस्लिम के लिए। ऑलरेडी मेंशन इस साइड में मेंशन किया। नेक्स्ट क्या है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंस है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये इसको इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जा रहा था कि अगर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हम बनाएंगे तो इंडिया में क्या होगा, 2 तरह के
लोगों का विजिबिलिटी शुरू होगा। ठीक है, अब कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव होगा तो बाकी जो दूसरे कम्युनल है वो भी अपने पावर में आना चाहेंगे। दिस वाई दिस सेपरेट इलेक्टोरेट लागू किया गया फॉर मुस्लिम्स। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डायरकी इन प्रोविंस इशू किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। प्रोविंस में डायरकी शुरू हुआ, हायरार्की खत्म हुआ। फर्स्ट स्टेप टू रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नाउ अब गवर्नमेंट सीरियसली ये बोल रहा है कि मैं अब देश के लिए कुछ भला करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग डायरकी इन प्रोविंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इंडिया सब सीधे थे, अब चालू हो गए इंडिया वालों ने। अब इस 1935 एक्ट में डिमांड की फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, डायरेक्ट एक सेंटर होना चाहिए और फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमें एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। यही थी मेन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जहां से कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड शुरू हुआ और ओन कंट्री ओन पावर का डिमांड शुरू हुआ। उसने बहुत सारे पॉइंट्स है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इज रिविजन पर्पस, जिन्होंने डीप स्टडी कर चुके हैं उनके लिए ये बस रिवीजन है, उन्हें पता है कि 1935 के अंदर कितने कितने फीचर्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की पॉइंट्स। 1935 एक्ट इज ए कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। हाँ, डायरकी मीन्स डिविजन ऑफ सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर, मिनिस्टर एंड रिजर्व गवर्नर। ओके, डायरकी का मतलब होता है पार्ट्स को डिवीजन करना। एक्चुअली हायरार्की का मतलब होता है किसी एक के पास रहना। अब इसको ट्रांसफर किया मिनिस्टर और रिजर्व गवर्नर है, उनके हाथ में पावर जाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटली चलाएंगे एक दूसरे के हेल्प के द्वारा। सेपरेट इलेक्टोरेट वाज बिगिनिंग ऑफ द कम्युनल पॉलिटिक्स। ओके, देखो सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम के लिए लागू किया गया था, यस 1909 मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स के द्वारा यहाँ पे है। तो वो बेसिकली कम्युनल पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ताकि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये देख रहा है, ब्रिटिश क्राउन और गवर्नमेंट कंपनी सब देख रहे हैं कि सब कुछ कर लिया, लूट लिया वगैरह कर लिया, अब इनको थोड़ा नहीं जाता, ये सब रेवोल्यूशन में आ चुके हैं, जाग चुके हैं, इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब उन्होंने शुरू किया इनडायरेक्ट कम्युनल पॉलिटिक्स। दिस एक्ट ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, जिसके वजह से रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ। एक्सपीरियंस गेन तो दिस एक्ट हेल्प इन फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्होंने जो चाल खेला था कि मुस्लिम्स को ले आते हैं कॉन्फिडेंस में, क्योंकि वो पहले भी मुगल के साइड से पावर में थे वगैरह वगैरह। अब बाद में देखा गया कि मुस्लिम्स हिंदू साहब जितने भी कम्युनिटीज के सब मिल के फाइट कर रहे हैं उसके ऊपर, जिसको जैसे आता है वो वैसे फाइट कर रहा है, जिसको मारदार से फाइट करना है वो मारदार से कर रहा है, जिसको शांति से करना है वो शांति से कर रहा है, वो मतलब हटाना है, ब्रिटिश को हटाना है। सो ये उल्टा पड़ गया इनके ऊपर। नाउ ये कहानी से बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये इम्पैक्ट बने और ये सब याद रहे। ये एक लाइन है, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मेयर लेयर्स डॉक्यूमेंट्स, इट इज ए साइकिल ऑफ लाइफ। B.R. अम्बेडकर ने ये कहा था। और कॉन्स्टिट्यूशन को जो ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन थे वो थे B.R. अम्बेडकर। नाउ रिलेटेड MCQs हम यहाँ पे जानेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज कंसीडर्ड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन कौन सा होगा? 1935 ये एक्ट है जहां में पहली बार स्ट्रांगली इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हायरार्की इन द सेंटर को डिमांड किया गया था। नेक्स्ट, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो डायरकी कहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था? 1919 ये देखो 1919 द मोंटेगो चेलफोर्ड रिफॉर्म्स डायरकी इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस। डायरकी किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था हमने पढ़ चुके हैं। डायरकी इंट्रोड्यूस इसलिए गया था ताकि मिल बांट के काम संभाल सके, क्योंकि अब एक के हाथ से काम नहीं हो रहा है। ठीक है, लोकल में अगर अपने अपने लीडर्स को अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डालेंगे, वो लोकली रिपोर्ट करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब सेपरेट कब हुआ था? ये वाला 1909। ठीक है, फॉर मुस्लिम्स कम्युनल पॉलिटिक्स स्टार्ट करने के लिए।
Which acts ended the company rule in India? Ooh. So, Government of Indian Act 1858 after the Sipahi revolt of from Mongol Pandey and his partner. So, कंपनी का जो मोनोपोली वो खत्म हो गया था डायरेक्टली और क्राउन के पास चला गया था और यही इसी को कहा जाता है एंडेड द कंपनी रूल इन इंडिया. आंसर बी. क्विक ट्रिक है 1773 पास एक्ट 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट एंड डायरेक्टली 1919 एंड 1935 कॉन्स्टिट्यूशन का बेस. क्यों ये क्विक ये चार इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में भी. ये 1 2 3 4 ये चार है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ रिकैप भी समरी में हम क्या देखेंगे. कंपनी रूल शुरू हुआ 1600 से लेकर 1858 तक. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इंडिया स्टार्टेड विद ट्रेड एंडेड विद द टेरिटोरियल रूल. क्राउन रूल कहाँ से शुरू हुआ 1858 से 1947 तक. आफ्टर 1858 ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर इंडिया एंड वाइसरॉय बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन. रिफॉर्म एक्ट 1773 to 1935 a series of acts introduced administrative reforms. 1935 act most significant. Next, demand for self-government 1985 onwards. Indian National Congress formed हुआ 1885. Struggle for Swaraj and responsible government. Okay, I already told you between 1858 to 1947 और 1919 बहुत सारे रिवोल्ट हुए, नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ. इन सब के कारण ही ब्रिटिश धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गए थे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड कब किया गया था 26 नवंबर 1949 एंड इम्प्लीमेंटेड कब हुआ था 26 जनवरी 1950. देखो सो ये रिविजन क्लास है, सारे चीज वेरी सिंपल है, ट्रिकी है एंड इसको बड़ा रिमेम्बरेबल इजीली आप इसको रिमेंबर कर सको, याद कर सको, इस हिसाब से डिजाइन किया गया है. ना रिमेंबर करने के लिए कुछ चीजें जैसे 1935 एक्ट बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डायरकी 1919, सेपरेट इलेक्टोरेट 09 और 1958 एंड ऑफ कंपनी रूल. कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज देख लेते हैं. Which was the first legislative act of British Parliament regarding India? ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं है, समझ के आंसर देना पड़ेगा. ऐसा कौन सा एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट रिगार्डिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से कौन सा आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773. ठीक है. नेक्स्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज पास्ड ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ, किसके टाइम पे ये हुआ था? वारेन हेस्टिंग. Which act introduced the system of dual control in India? Dual control कौन से सिस्टम से लागू हुआ था? पीट्स एक्ट 1784. Which act placed India under the direct rule of British Crown? कौन सा होगा? ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. Next, which act ended the rule of East India Company in India? आंसर कौन सा होगा? से. ये दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन से सिमिलर आंसर है, इसको याद रखने के लिए. नेक्स्ट, which act introduced the system of separate electorate in India? कौन सा? 1909. Indian Council Act 1909 is known as Parliamentary Reform. यही चालाक था. Next, Diarchy was introduced in India by the provision of. Diarchy कब शुरू हुआ था? 1919 में. Montego Declaration was announced in the year. Montego Declaration ने कब किया था?
1917। तो कुछ चीज़ें हैं जो आउट ऑफ कंटेंट है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट। जिन्होंने डीप स्टडी किया है वो समझ सकते हैं। Which act provided for federal structure in India? कौन सा 1935 पहली बार फेडरल स्ट्रक्चर की डिमांड की गई थी? Now, Government of India Act 1935 is considered the most important because of it introduced the fundamental rights. It provides for provincial autonomy. It's laid the foundation of Indian Constitution. Answer C. Okay. बहुत सारे लोग इसको राइट ऑप्शन मान सकते हैं। प्रोवाइड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ओके, कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। नेक्स्ट, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविंसेस वर गिवन, क्या होगा? लिमिटेड ऑटोनॉमी या फिर कंप्लीट ऑटोनॉमी या फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। सो उस टाइम प्रोविंस था तो डिमांड किया गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रोविंसेस वर देयर इन इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? कितने थे? 11 प्रोविंस थे। ऑल इंडिया फेडरेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज टू कंसिस्ट। ऑल इंडिया फेडरेशन जो था 1935 वो किसके ऊपर कंसिस्ट था? ऑप्शन सी, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर। 15, दिस सिस्टम ऑफ डायरकी वाज एप्लीकेबल टू। डायरकी सेंट्रल में था या प्रोविंस में था? डायरकी प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया था। ओके, और उसमें क्या था? मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से एंड अदर दो मिलके चलाने के लिए वो इंट्रोड्यूस किया था। ओके, ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ कम टू द हाई वेल्थ फैक्ट्स, रिविजन कर लेते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ब्रिटिश कंट्री। ये जो लाइन है इसी से क्वेश्चन आ सकता है। व्हिच एक्ट, व्हिच रेगुलेटिंग एक्ट is called the first step to the British control? Okay, something like that. Next, 1784 Pitt's India Act, dual control। dual control किसका? सेंटर का थोड़ा और कंपनी का थोड़ा, याद रखना। 1833 चार्टर एक्ट, सेंट्रलाइजेशन, जिसमें अब सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा था। अब हम प्रोविंस में नहीं रहेंगे, बंगाल में सिर्फ नहीं रहेंगे, ओडिशा में नहीं रहेंगे, बिहार में नहीं, आप मुझे पूरा इंडिया चाहिए। इसको अब जब पूरे इंडिया में पावर आ गया उन लोगों का और सेंट्रलाइजेशन करने लगे। नेक्स्ट, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रूल ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट लागू हुआ था फॉर मुस्लिम्स। 1919 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डायरेक्टली लागू हुआ कहाँ पे? प्रोविंस में। 1935 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फेडरल स्ट्रक्चर एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डिमांड किया गया था। दिस इज कॉल्ड द बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और हार्ड एंड सोलो कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया जाता है। एक्चुअली इट इज अ बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और हार्ड एंड सोलो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और है, 32 है, याद रखना। वो एक्ट है और ये रेगुलेटिंग एक्ट है। ओके, टिक टू रिमेंबर 73 1773। ओके, फर्स्ट एक्ट 84 कौन सा? 1784 ड्यूअल कंट्रोल। 1833 सेंट्रलाइजेशन। 58 में क्राउन रूल शुरू हुआ। 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट। 1919 डायरेक्टली। 35 में फेडरल व फेडरेशन प्रोविंस बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्विक रिवीजन के लिए क्या करेंगे? कंप्लीट एवोल्यूशन फ्रॉम कंपनी रूल 1773 टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क 1935 led to the foundation for the Constitution of India 1950. Stay consistent. Polity is highest scoring subject. Okay. For today, part 1 is finished. I'll come back with the next part. Thank you. Have a good luck.